स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की एक न्यू बुक आई है, ठीक है, और उस न्यू बुक के तहत हम लोग आज से अपने लेक्चर्स का आगाज कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो कंसिस्टेंट रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। सो असल में क्रॉस प्रोडक्ट है ही क्या? तो प्यारे बच्चों, जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, दरअसल वो है ही क्या? देखें जी, हमने एक वर्ड सुना है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन, अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो मल्टीप्लीकेशन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 8 आता है। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो भी हमारे पास आंसर 8 आता है, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी मल्टीप्लीकेशन हमारे पास होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर्स हमेशा एक स्पेशल रूल से ऐड किए जाते हैं, ठीक है। इनके लिए जो होते हैं हमारे पास जो रूल्स होते हैं वो हमेशा स्पेशल रूल्स होते हैं। तो इसी तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने कुछ स्पेशल रूल रखे हैं, हमने नहीं, फिजिक्स वालों ने रखे हैं। वो स्पेशल रूल क्या है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला स्पेशल रूल जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट में होता है कि आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर से। आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर से, तो आपका आंसर क्या आएगा? वेक्टर। ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर्स को, पहला वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को जो स्टूडेंट कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। सवाल याद है कि सर इसके अंदर क्रॉस किसको कहा जा रहा है? तो एक बात याद रखना कि यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, बल्कि ये कहलाता है क्रॉस ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑपरेटर। उसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स क्रॉस ऑपरेटर, ठीक है। दिस इज नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रेदर इट इज द साइन ऑफ क्रॉस ऑपरेटर। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर इसकी एक एग्जांपल हमें दें, तो एग्जांपल किस तरह से हम इसके लेंगे? देखिए जी, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि आपके पास टॉर्क है, जो आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं R इंटू एफ को, ठीक है जी। यहां पर ये जो R आपको दिखाई देता है, यहां पर जो R आपको दिखाई देता है प्यारे बच्चों, इस R को कहा जाता है मोमेंट आर्म। ये जो R होता है, ये क्या होता है? ये मोमेंट आर्म, ठीक है। ये कहलाता है मोमेंट आर्म। और ये जो F नजर आ रहा है आपको, ये F क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये F आपके पास फोर्स है। मोमेंट आर्म क्या होता है? फर्स्ट और आपके पास ये स्क्रू है, और आपने ये स्क्रू पाना लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो इस स्क्रू को खोलने के लिए, कि ये जो स्क्रू पाना है कुछ इस तरह से रोटेट होगा। अब यहां जहां पर फोर्स लग रही है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर्म कहलाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म, ठीक है जी। इसको कहा जाता है मोमेंट आर्म, ठीक है। ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गई किसकी, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा जी, अब टाउ में से मल्टीप्लिकेशन का साइन जब भी क्रॉस में से क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस ऑपरेटर को खत्म किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो यहां पर जब भी क्रॉस को खत्म किया जाएगा तो इसके साथ एक एंगल यूज होता है, और वो एंगल हमारे पास होता है थीटा। एंड दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। फर्ज करो कि आर आपके पास न्यू है, ठीक है, और एफ आपके पास न्यू है, ठीक है जी। तो ये जो एंगल है ना आपके पास, ये थीटा कहलाता है। यहां पर समझने वाली दो बातें, दो बात ये है कि सर एक एंगल तो ये भी है, और दूसरा एंगल, पहला एंगल हमारे पास ये है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। ये जो एंगल है ये आपके पास एक लार्जर एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा ये लार्जर एंगल बनेगा, ऐसा ही है ना। मतलब ये होगा आपके पास 360 माइनस थीटा, और ये जो एंगल होगा ये आपके पास स्मॉलर एंगल होगा। ये जो एंगल होगा ये स्मॉलर एंगल होगा। तो एक बात याद रखना, ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा ये वाला एंगल होता है जिसको हम स्मॉलर एंगल कहते हैं, इसको हम स्मॉलर एंगल कहते हैं। ये एंगल साइन थीटा होता है। एक एंगल बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं
कि सर हमारे पास ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये भी एंगल है, कि क्या ये वाला एंगल हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है? तो उसका जवाब होगा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में आप जब भी एंगल की बात करते हैं तो वहां पर हम हमेशा स्मॉलर एंगल की बात करते हैं। क्लियर है? स्मॉलर एंगल की बात करते हैं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम आगे चले। 1 2 3 एंड गो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट करें कि आपके पास एक एंगल है, एक वेक्टर है जिसको हम कहते हैं सी। ठीक है, और ये बना है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करके बना है। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास वेक्टर वेवफॉर्म। देखिए, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, वेक्टर हैज टू थिंग्स। पहली चीज तो हमारे पास होती है, ठीक है, पहली चीज मतलब जो वेक्टर है उसके पास होती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहली चीज जो होती है वो मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी चीज जो होती है वो डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, ये बड़ी चीज कॉमन है जो कि वेक्टर्स के पास मौजूद होती है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, अब हम वो सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आप लिखें तो उसका अगर हमने मैग्नीट्यूड लिखना हो, कुछ इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखा जाएगा, फर्स्ट करें कि आपके पास ये वेक्टर सी है। ठीक है जी, और ये है आपके पास दो वेक्टर्स ए क्रॉस बी। कुछ इस तरह से आप जब इन दोनों वेक्टर्स में से ये ऑपरेटर खत्म करते हैं तो आप इनको लिखेंगे ए बी साइन थीटा। नाउ ये जो बी था ये वेक्टर बी था, ये जो ए था ये वेक्टर ए था। यहां पर ए और जो बी लिखा हुआ है, दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, और वो एक और तरह से किस तरह से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे देखें जरा, किस तरह से लिख सकते हैं। सो देखिए जी, ये आपके पास आ गया सी। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा। तो आप इस तरह से इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया मैग्नीट्यूड। अब आइए बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन में हमारे पास आता है, देखें अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है जी, तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, राइटिंग बड़ी प्यारी आ रही है एंड थैंक यू सो मच फॉर माय तारीफ। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि राइट, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है उसमें हमारे पास दो रूल आते हैं। ठीक है, पहला जो रूल आता है वो आता है राइट हैंड रूल। ठीक है, और जो दूसरा रूल आता है उसको हम कहते हैं स्क्रू रूल। पहला आता है राइट हैंड रूल, दूसरा आता है स्क्रू रूल। समझ लेते हैं सर राइट हैंड रूल क्या होता है। देखें, एक वेक्टर फर्स्ट करें, मैं यहां पर एक वेक्टर बनाऊं। ठीक है ना, अब आपके पास एक वेक्टर ये है जिसको हम कहेंगे कि ये आपके पास वेक्टर बी है। एक वेक्टर आपके पास ये है जिसको हम कहेंगे कि वेक्टर ए है। ठीक है, अच्छा दूसरा वेक्टर आपके पास मतलब तीसरा बनेगा आउट ऑफ द स्क्रीन। तीसरा बनेगा ये जो वेक्टर सी होगा ये हमेशा आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। ये हमेशा क्या होगा, आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। ठीक है ना, ये आउट ऑफ द स्क्रीन बनेगा। ये इन द स्क्रीन बन सकता है, लेकिन हमने यहाँ जो वेक्टर बनाया है ये आउट ऑफ द स्क्रीन। अब देखो ये जो वेक्टर ए और बी है इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है। वेक्टर सी और ए की बात करते हैं तो तब भी हमें 90 डिग्री मिलता है। वेक्टर सी और बी की बात करते हैं तो तब भी हमें 90 डिग्री मिलता है। यहाँ पर एक फिंगर, मतलब अगर हम यहाँ पे तीन फिंगर्स लें, ठीक है, एक मिडिल फिंगर लें, एक लेडी फिंगर और एक थंब लें, तो यहाँ पर हमारा जो थंब होगा, ठीक है, मैं यहाँ एक मेन पॉइंट लिख देता हूं, अवर थंब will represent, our thumb will represent the direction of new vector। हमारा जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे नए वेक्टर की डायरेक्शन को।
क्लियर? नए वेक्टर की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा। बाकी कुछ फिंगर्स होंगी ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? हमारे वेक्टर बी और ए को। नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्रू रूल। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? स्क्रू रूल। जैसे कि फर्ज करें आपके पास है ना, फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास एक बी है, ठीक है, वेक्टर, ये आपके पास वेक्टर बी है, इसके ऊपर हमने एरो लगाया और ये वेक्टर आपके पास ए है। लेट्स सपोज किस डायरेक्शन में है, ये थीटा है, इस तरह से। थीटा कहां से? थीटा इज बी टू ए, थीटा इज बी टू ए। अगर आपके पास फॉर्मूला देखें इस तरह से लिखा हुआ है, वेक्टर सी इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ठीक है, बी ए साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हमने यहां एंगल लेंगे फ्रॉम बी टू ए। अगर आपके पास यहां पर ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम एंगल लेंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में जो चेंजिंग आती है कुछ इस तरह से, उसका सबब ये है कि हम अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अगर आप बी टू ए ले रहे हैं तो लाजमी सी बात है आप अब फिंगर्स को आप 12 फिंगर्स लें, या आपके फर्स्ट और फिंगर्स आ गए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या 10 फिंगर्स को 12 किया, 12 करने के बाद आप अपनी फिंगर्स को लेकर गए फ्रॉम बी टू ए। जब आप बी टू ए लेके जाएंगे तो आपको जो थंब होगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। इसका मतलब ये है कि जो न्यू वेक्टर बनेगा, अगर हम वेक्टर बी टू ए इस वाले एंगल देखते हैं तो वो हमेशा उसकी जो न्यू वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी? बाहर की तरफ होगी, ठीक है। इसी स्क्रू रूल ये कहलाता है, ये स्क्रू रूल कहलाता है कि भाई जब भी हम वेक्टर खोलते हैं, जब भी हम स्क्रू को खोलते हैं तो वो किस तरह से खोलते हैं? हम हमेशा उसको लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करवाते हैं। और अगर उसको टाइट करना होता है, मतलब अगर हम वेक्टर ए टू बी लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको आगे जाके समझाता हूं फिर, ठीक है। अब जैसे कि हमने फर्स्ट करो, हमने कहा भाई ये वेक्टर आपके पास, ये वाला वेक्टर आपके पास कौन सा है? बी, ठीक है, और ये वाला वेक्टर आपके पास कौन सा है? ए, ठीक है। अब ए टू बी अगर आपने आना है तो आपका जो थंब होगा वो इन द स्क्रीन होगा, जो थंब होगा आपका वो, ठीक है, इनटू द स्क्रीन होगा। हम यहां पे लिख देते हैं कि वो इनटू द स्क्रीन होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास वेक्टर्स प्रोडक्ट के डायरेक्शन की, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड की। देखिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं जैसे कि C इज इक्वल टू A क्रॉस B, ठीक है, वेक्टर A और वेक्टर B। अगर इसके मैग्नीट्यूड लिखना हो तो सर आपने बताया है कि आप मोड ऑफ A करके फिर मोड ऑफ B करके इसमें साइन थीटा लिख सकते हैं। मोड ऑफ A करके मोड ऑफ B करके साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इस फॉर्मूले में सिर्फ वेक्टर C का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मौजूद नहीं है। तो बेटे डायरेक्शन लगाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे यूनिट वेक्टर का। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो हम यहां पे हम कह देते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर भी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर अब क्या होता है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका यूज कहां होता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल टू, आपने कुछ इस तरह से इसको करके लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, और ये आगे नॉर्मल वेक्टर n, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर n, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो कहां पर है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स, जैसे कि नॉर्मल वेक्टर n जो होता है इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हेड भी आ रहा है। ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा B के, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा A के। मतलब ये जो वेक्टर होगा ये हमेशा B और A वेक्टर के परपेंडिकुलर ही मूव करता है, मतलब होता है। अब जैसे कि फर्ज करो कि आपने यहां पर लिखा, जैसे कि फर्ज करो कि आपने यहां ये जो n वेक्टर है, सिंपल समझ लो कि ये जो बेटा n वेक्टर है इसके अंदर हम दो तरह से मतलब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक राइट हैंड रूल से और दूसरा आपके पास आता है स्क्रू रूल, दूसरा आपके पास आता है स्क्रू रूल, ठीक है। तो एक राइट हैंड रूल आता है, दूसरा स्क्रू रूल आता है। तो नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आप इन दोनों से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस क्या होते हैं इसके अंदर, स्पेशल केसेस। ठीक है जी, स्पेशल केसेस क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट करें आपके पास, अगर पहला केस हम ले लेते हैं कि फर्स्ट करें कि आपके पास अगर थीटा 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है जी, थीटा अगर आपके पास 0 है तो एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो ए क्रॉस बी होगा वो इक्वल किसके होगा, 0 के, क्योंकि आप साइन 0 अगर रखते हैं तो आपका आंसर आता है 0, तो इसी वजह से मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी 0 होगा। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास डियर स्टूडेंट जो है वो ये है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, तब भी आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा 180 के अंदर, मतलब ए जो क्रॉस बी होगा तो वो क्या होगा, -1, क्योंकि साइन 80 किसकी इक्वल होता है, वो -1 के, मतलब 0 हम कह लेते हैं। ठीक है, 0 या फिर -1, क्योंकि आपके पास जो साइन 180 होता है वो बराबर होता है -1 के। तीसरा केस हमारे पास आता है कि थीटा जो अगर 90 डिग्री होगा ए और बी के दरमियान में, तो एक बात याद रखिएगा, जो ए क्रॉस बी होगा वो बराबर होता है हमारे पास ए और बी के, क्योंकि साइन 90 की अगर बात कर रहे हैं तो साइन 90 बराबर होता है हमारे पास 1 के। ठीक है, तो ये 3 स्पेशल केसेस होते हैं इसके अंदर। और एक बात याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपके पास आता है, एक एमसीक्यूज आपके पास आता है कि मिनिमम वैल्यू हमें क्रॉस प्रोडक्ट में कब मिलती है, जब मिलती है जब एंगल ए और बी के दरमियान में क्या हो, 0 और 180 डिग्री हो। और मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलती है, जब, ठीक है, जब एंगल क्या होना चाहिए, ए और बी के दरमियान में 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। अब हम जरा आगे चलते हैं। ठीक है जी, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम बात करेंगे इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट लें 1, 2 एंड 3। अब हम इसकी आगे चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की अब हम डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरह से हम इसको प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी है कि भाई हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हम यहां लिख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम ए क्रॉस बी लिखें तो वो इक्वल नहीं हो सकता बी क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि आपको पता है, मैं उसकी वजह आपको बताता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अगर 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए आपके पास अगर ये है, वेक्टर बी अगर आपके पास ये है, ठीक है, कुछ इस तरह से, इनके बीच में ये थीटा है। अगर आपने ये लिखा है कि C इज इक्वल टू ए बी साइन और ये थीटा, या ये लिखा हुआ है बी ए साइन थीटा, तो एक बात याद रखिएगा, ए बी साइन थीटा मतलब एंगल विल बी फ्रॉम ए टू बी, और बी ए साइन थीटा का मतलब होता है द एंगल विल मेजर फ्रॉम बी टू ए। अगर एंगल ए टू बी मतलब अपनी फिंगर्स ए की तरफ रखें और उसको करीब कर लें बी की तरफ, जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो आपका थंब जो न्यू वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द स्क्रीन ऑफ योर लैपटॉप और कंप्यूटर और योर मोबाइल। अगर आप बी टू ए की तरफ आएंगे तो उसकी नए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इन द स्क्रीन होगी। ठीक है, टुवर्ड्स द स्क्रीन होगी। तो बेटा डायरेक्शन की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करती है। ठीक है जी, एक बात इसमें ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है
कि ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट, ऑलवेज ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये ओबे करती है, ये ओबे करती है किसको ओबे करती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो ओबे करती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू, तो आप इसको इस तरह से ए क्रॉस बी देन प्लस ए क्रॉस सी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास, ठीक है, इस तरह से अगर वेक्टर है, तीन वेक्टर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा तीन वेक्टर की बात की जाती है और कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा दो वेक्टर की। तो कम्यूटेटिव लॉ का अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछा जाए कि बताओ कम्यूटेटिव लॉ तीन वेक्टर्स के लिए मतलब वैलिड है, नहीं है तो आपने फौरन मना कर देना है। ठीक है, तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड नंबर पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, ठीक है, ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, विद इटसेल्फ, अगर हम यहां लिखें विद इटसेल्फ इज इक्वल टू इज जीरो। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप वेक्टर ए को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये हमेशा जीरो, क्योंकि देखो सवाल आता है सर क्यों। अब ये आपके पास एंगल्स है 0 डिग्री 90, ठीक है, 180 और ये 270 और ये फिर अगेन 360। अब वेक्टर ए यहां पर, एक और वेक्टर यहां पर, मतलब ये है कि जो दोनों वेक्टर हैं उनके बिना एंगल क्या बना जीरो। तो जब एंगल जीरो होता है तो हमारे पास साइन थीटा, मतलब साइन जीरो भी क्या होता है जीरो। तो इसलिए अगर आप ए क्रॉस ए लें या फिर बी क्रॉस बी लें तो वो हमेशा इक्वल टू जीरो ही होता है। ठीक है जी, वो हमेशा इक्वल टू जीरो ही होते हैं। मतलब अगर सेम वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो जीरो ही आएगा। इसका ले जरा स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5। चलेंगे आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे जरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। इस लेक्चर में आपका पंजाब टेक्स्ट बोर्ड हो, इंडियन टेक्स्ट बोर्ड हो, सिंध हमारी जो नई फर्स्ट ईयर की बुक आई है सिंध टेक्स्ट बोर्ड की, वो हो या फिर फेडरल हो, तो वो सारे इंशाल्लाह इसमें पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। सवाल ये आता है कि सर ऑर्थोगोनल वेक्टर होते क्या हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, जरा आप उसको देखें। देखिए हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास ये होता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये होता है और तीसरा हमारे पास ये होता है। इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस और इसको कहा जाता है जेड एक्सिस। बेटा जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसमें आई यहां होता है, जे यहां होता है। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसमें आई यहां, जे यहां और के आपके पास यहां, मतलब जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फर्स्ट करो कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि ए आई, ठीक है, इस तरह से, तो इसका मतलब ये है जो वेक्टर ए है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर जे लिखा होगा तो ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के अगर लिखा होगा तो ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है। बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं कि इन तमाम वेक्टर्स के मतलब आई इज परपेंडिकुलर टू वाई, जे इज परपेंडिकुलर टू जेड एंड y is perpendicular to z and I is perpendicular to z। ठीक है, मतलब ये तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, नॉर्मल हो, तो इस तरह के वेक्टर को क्या कहा जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो इसकी जो पहला पॉइंट हमारे पास है और जो मेन पॉइंट है वो एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो आई
क्रॉस आई की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा जीरो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा जीरो आता है विद इटसेल्फ। तो इसी तरह से अगर आप जे क्रॉस जे की बात करेंगे सर तो वो भी जीरो ही आएगा। अगर आप जेड क्रॉस जेड की बात करेंगे तो वो भी आपके पास जीरो ही आना है। नंबर 2 पॉइंट इसमें हमारे पास ये है कि आई क्रॉस जे की अगर बात करते हैं आपके पास आई क्रॉस जे हमेशा बराबर होता है 1 के, ठीक है। आई क्रॉस जे हमेशा बराबर होता है 1 के, मतलब के मतलब तीसरा वेक्टर के बराबर होगा, लाजमी सी बात है। आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो नया वेक्टर हमारे पास के बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जे और के अगर हम निकालेंगे, जे और जे क्रॉस के अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 या फिर आई, ठीक है। इसी तरह से तीसरे में हमारे पास आएगा अगर हम के क्रॉस आई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा 1 का और जो वेक्टर बनेगा वो जे बनेगा, ठीक है जी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर इसका आप इन्वर्स करें, इन्वर्स का मतलब ये आता है अगर इन्वर्स करें जैसे कि जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के, ठीक है। माइनस के इसलिए आएगा क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले हम आई से जे की तरफ, पहले हमारे पास तो देखो पहले हमारे पास आई क्रॉस जे था तो उसका मतलब ये है कि आई जे फिर साइन थीटा, ठीक है। तो पहले हम जा रहे थे आई और से जे की तरफ, तो जो वेक्टर नया के बन रहा था वो आउट ऑफ द स्क्रीन था। अब अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो ये होगा जे आई साइन थीटा, तो जे से आई की तरफ आएंगे, तो जे से आई की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम आएंगे तो हमारा जो अंगूठा होगा, हमारा जो थंब होगा वो टुवर्ड्स द स्क्रीन होगा, मतलब हम डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो यहां पर ये जो माइनस साइन है ये शो करता है कि अब क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज, ठीक है। क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर हम करते हैं जे क्रॉस के क्रॉस जे, ऊपर वाला हम देख के अगर हम करें के क्रॉस जे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस आई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आई क्रॉस के करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस जे का, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर हम इसको याद कैसे रखें। तो एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं उसकी, और शॉर्ट ट्रिक बड़ी आसान है डियर स्टूडेंट्स। इधर देखो आपने यहां पे लिखा आई, ठीक है, आपने यहां लिखा जे और आपने यहां लिखा के। अगर आप आई से जे की तरफ आते हो मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, ठीक है, तो आपके आंसर हमेशा, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो इस स्ट्रक्चर में, अगर आप क्या चलते हो क्लॉकवाइज चलते हो तो आपके आंसर आएंगे पॉजिटिव। और अगर आप चलते हो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चलते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके आंसर आएंगे नेगेटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अब आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। अब के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, ये लिखा हुआ। सो जे क्रॉस आई ये लिखा हुआ इज इक्वल टू माइनस के। सो दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकाली जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन ए एंड बी आर इन कार्टेशियन फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन ए एंड बी आर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन ए एंड बी आर इन
कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये होता है कि फर्ज करो कि हमारे पास ए और बी है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो वेक्टर ए है, ठीक है, जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। वेक्टर बी है वो भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड और के। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है, तो अब हमने वो सीखना है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जी। अब हम निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी। तो आपके पास जो ए है वो बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। देन वेक्टर बी की अगर आप बात करते हैं तो वेक्टर बी आपके पास है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड और के, ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स को, बी ए एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसके साथ देखें, ए एक्स को आप मल्टीप्लाई आई है मतलब, ठीक है, तो आई को आप मतलब इन दोनों का जो वेक्टर मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देखें कि आई क्रॉस आई अगर हम करेंगे तो वो जीरो जाएगा, ठीक है। ए एक्स आई और बी एक्स आई मतलब आई क्रॉस आई है ना, तो आई क्रॉस आई तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा ए एक्स आई और फिर बी वाई जे, क्या बचेगा, एक्स आई और बी वाई जे। तो एक्स आई को बी वाई जे से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए एक्स आई मतलब ए एक्स आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं बी वाई जे का, तो आंसर है हमारे पास आएगा ए एक्स बी वाई और ये के, ठीक है। अब हम चलते हैं ए एक्स को जेड, ए एक्स को के के साथ मतलब आई क्रॉस के कर रहे हैं, तो आई क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस जे आंसर आना चाहिए। पिछले वाले अपने स्क्रीन पे देखा था, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आंसर आएगा, तो माइनस के अंदर आंसर आएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी जेड और ये जे, ठीक है। अब इसी तरह से आप माइनस, ठीक है, अब हम कर देंगे ए वाई के साथ, तो ए वाई को आप जे को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, ए वाई जे मतलब बी एक्स आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे मतलब जे क्रॉस आई करेंगे, तो जब जे क्रॉस आई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस के, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए वाई जे, ठीक है, और ये बी एक्स ए वाई जे, ठीक है, और ये बी एक्स के। अच्छा यहाँ पर आप भले जे ना लिखें क्योंकि जे को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जे भले ना आए, उसको आप ना लिखें कुछ इस तरह से। अब हम ये अगेन आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब ए वाई जे को मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई जे से तो वो आंसर आएगा जीरो, क्योंकि जे क्रॉस जे बराबर होगा जीरो के, ठीक है। अब ए वाई जे को मल्टीप्लाई करेंगे के से मतलब जे क्रॉस के, तो माइनस आई आंसर आएगा, ठीक है, सॉरी प्लस आई आंसर आएगा, जे क्रॉस के क्लॉक वाइज है तो क्लॉक वाइज में आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए वाई बी जेड और जे आई के, तो अब ये आएगा प्लस में आंसर, तो ये इक्वल होगा ए वाई और ये वाला बी जेड और ये जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है आई के, ठीक है जी। अच्छा जब हम आगे चलते हैं ए जेड की बारी है, तो अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो डी स्टूडेंट्स के क्रॉस आई हमारे पास आता है जे के बराबर, ठीक है, तो प्लस में आंसर आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज आंसर है, तो ए जेड, ठीक है, बी एक्स जे, ए जेड बी एक्स जे।
अच्छा जी, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा, मतलब k क्रॉस k करेंगे। तो अब हम चलते हैं az k को मल्टीप्लाई करेंगे by से, तो az k को मल्टीप्लाई करेंगे by से, तो आंसर हमारे पास k क्रॉस j है। तो जब k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i आंसर आएगा, ठीक है। तो ये माइनस के अंदर आंसर आएगा, तो az और by az by और ये आंसर आएगा i, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, z वाली से अलग निकालने हैं, k वाली अलग निकालने हैं, तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। किस तरह से, i वाले अलग निकालने हैं, जैसे कि हमारे पास इस पूरे फॉर्म में है। तो अब हम आगे चलते हैं, जरा अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि भाई a y और ये b z a y b z माइनस b y और az, मतलब जो i वाली वैल्यूज हैं वो मैं अलग निकाल रहा हूं, ठीक है। माइनस और ax bz माइनस bx az और ये j, ठीक है। देन प्लस x by माइनस bx और ये a y, ये आपके पास आ गया j। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। जब a और b किसके अंदर थे, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर थे। तो जब हम कार्टेशियन फॉर्म में a क्रॉस b करते हैं तो उसका आंसर और उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से आती हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए तो बताओ भाई कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, बड़ा आसान सा है। इसमें पता है आपने क्या जो लॉजिक इस्तेमाल की है, इसमें हमने i j और k, i को j से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया, j को k से किया तो i आ गया, k को i से किया तो j आ गया, i को k से किया तो माइनस j, k को j से किया तो माइनस i और j को i से किया तो माइनस के आंसर आया। वही दो बातें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज की। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था कार्टेशियन फॉर्म का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।